नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, सेठ कूड़ामल। सेठ कूड़ामल, लेखक विमल चटर्जी, कला जितेंद्र। बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक गांव में कूड़ामल नाम का एक सेठ रहता था। काफी धन होते हुए भी वह बहुत कंजूस था। सेठानी भी उसी की तरह कंजूस थी। अरे रामू, केले वाले को 2 पैसे ज्यादा क्यों दिए? अब तुझे शाम के भोजन में 1 रोटी कम मिलेगी। मालकिन, 4 रोटियों में से 1 कम कर दोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। फिर गलती क्यों करता है? नौकरी नहीं करनी है तो नाक कान कटवा कर चला जा। बेचारा नौकर सिर झुकाकर भीतर चला गया। नौकर के जाने के बाद सेठ जी हंसे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, देखा सेठानी, अपनी तरकीब से मैं नौकरों से कैसे मुफ्त में काम लेता हूँ। अरे जाओ, अगर मैं घर में ना रहूं तो सारे नौकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते फिरे। सेठ कूड़ामल अभी अपनी पत्नी से बातें कर ही रहे थे कि गणेश नाम का एक गरीब फटेहाल आदमी नौकरी की तलाश में सेठ जी के द्वार पर आया। जय राम जी सेठ जी, भगवान आपका भला करे, कोई नौकरी मिलेगी? अरे नौकरी की क्या कमी है भाया, बस हमारी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। जल्दी शर्त बताइए सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, भूख से तंग आ चुका हूँ। मुझे मेहनती आदमी चाहिए, रुपया पैसा दूंगा नहीं। दोनों समय 4-4 रोटी या 1 पत्ता भर चावल मिलेगा। मुझे तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, यहाँ दोनों समय 4-4 रोटियां तो मिलेंगी। मुझे मंजूर है। अरे भाया, पहले पूरी शर्त तो सुन लो। अगर तू नाराज होकर या अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ेगा तो अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे, और मैं तुम्हें नौकरी से हटाऊंगा तो 1 घड़ा भरकर अशर्फी दूंगा। मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगा कि जो नौकरी छोड़कर जाना पड़े। ठीक है सेठ जी, मंजूर है। तो फिर आज से ही नौकरी पर आ जा भाया। अच्छी बात है सेठ जी। गणेश दिन भर सेठ जी के बताए हुए काम को बड़ी मेहनत से करता और शाम को जब वह खाना लेने सेठानी के पास पहुंचता तो सेठानी 1-1 तोले वजन की 4 रोटियां उसके सामने रख देती। हे भगवान, कहाँ फंस गया? ये तो 1-1 तोले वजन की रोटियां है और शर्त के अनुसार 4 रोटियों से ज्यादा मांग भी नहीं सकता। यदि इस बात से नाराज होकर नौकरी छोड़ता हूँ तो नाक कान कटवाने पड़ेंगे। सेठ रोज ही गणेश को सख्त से सख्त काम देता। गणेश को दिन भर पूरा काम करना पड़ता और खाने के नाम पर वही 4 पतली सूखी रोटियां मिलती। इससे वह कमजोर हो गया, काफी कमजोर हो चुका है। अब यह मेरे काम का नहीं रहा। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय करना चाहिए। एक दिन इस मटके द्वारा कुएं से पानी भर भर कर ला भाया। इस टंकी को शाम तक भर दे। यह टंकी भरी नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। गणेश दौड़ दौड़ कर पानी लाने लगा, लेकिन टंकी तक पहुंचते पहुंचते मटका खाली हो जाता क्योंकि मटके में छेद थे। आखिर शाम तक गणेश तंग हो गया। उसने सेठ जी से छुट्टी मांगी। मेरी नाक कान काट लो सेठ जी, अब काम नहीं करूंगा। तेरी मर्जी भाया। अच्छा हुआ, इस बला से छुटकारा मिला। गणेश अपने नाक कान कटवाकर घर पहुंचा तो उसे घर का मंझला भाई सुरेश मिला। छोटा भाई महेश नौकरी की तलाश में बाहर गया हुआ था। जब सुरेश ने उसे इस हालत में देखा, अरे भैया, यह क्या हो गया? आपके नाक कान? छोड़ भाई सुरेश, सब किस्मत के चक्कर है, क्या करेगा जानकर। थोड़े दिनों के बाद सुरेश भी नौकरी ढूंढने निकला। जब उसे काफी तलाश के बाद भी कहीं नौकरी न मिली तो वह सेठ कूड़ामल के चक्कर में फंस गया और थोड़े दिनों के बाद अपने नाक कान कटवाकर घर आ गया। इस बार छोटा भाई महेश भी घर पर था। अरे, बड़े भैया की तरह तुम्हारे भी नाक कान गायब? दुर्घटना तो हो नहीं सकती, साफ साफ बताओ क्या बात है। कुछ भी नहीं छिपाऊंगा भैया, सेठ कूड़ामल ने मेरे नाक कान काट लिए हैं। वह बड़ा जालिम आदमी है। तुम उसके घर नौकरी करने मत जाना, बड़े भैया के नाक कान भी उसी ने काटे हैं। नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी कहानी तो सुनाओ। महेश ने सुरेश से सेठ कूड़ामल के बारे में सारी कहानी सुनकर उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह सेठ कूड़ामल के यहाँ नहीं जाएगा, मगर दिल ही दिल में वह सेठ कूड़ामल से बदला लेने का निश्चय कर चुका था। थोड़े दिनों बाद उसने अपने भाइयों से कहा, भैया, ऐसे गुजारा कैसे चलेगा? मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन कूड़ामल के यहाँ मत जाना। आप निश्चिंत रहिए, वहां नहीं जाऊंगा। महेश सेठ कूड़ामल के यहाँ पहुंच गया। जैसे ही सेठ के सामने उसने नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, सेठ ने अपनी शर्तें दोहरा दी। आपकी सभी शर्तें मंजूर है सेठ जी,
मगर मेरी भी एक शर्त है। वह क्या भाया? जल्दी बोल। यदि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो एक की जगह 2 मटके अशर्फिया देनी पड़ेंगी। अच्छा, और अपने नाक कान भी कटवाने पड़ेंगे। बड़ा होशियार बन रहा है, ऐसी नौबत ही कहाँ आएगी। ठीक है भाया, मुझे मंजूर है। महेश शाम तक सेठ के खेत में जी तोड़ मेहनत करता रहा। शाम हुई तो उसने केले का एक पत्ता तोड़ लिया। पत्ता लेकर वह सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी जी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे चावल चाहिए। ठीक है, एक पत्ता ले आओ। महेश ने झट पीठ के पीछे छिपाया हुआ पत्ता आगे रख दिया। इस पत्ते को चावल से भर दीजिए। अरे, इतना बड़ा पत्ता? सेठानी जी, मालिक ने शर्त में यह तो नहीं कहा था कि पत्ता छोटा होना चाहिए या बड़ा। सेठानी ने चुपचाप पत्ते को चावल से भर दिया। कुछ दिन बीत गए। दोनों समय महेश को ढेर सारा चावल देते देते सेठ सेठानी तंग आ गए। अरे, ये बावला तो हमारे सिर पर सवार हो गया। अब हम इसे भगा देना ही ठीक रहेगा। अगले ही दिन सेठ ने पुराना तरीका अपनाते हुए उसे छेदों वाला मटका लाकर दिया और पानी की टंकी भरने को कहा। साथ ही उसे चेतावनी दी कि यदि टंकी नहीं भरी तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन महेश ने योजना अनुसार मटका तोड़ दिया। अरे, ये मटका तो फूट गया। ठीक है, ये दूसरा मटका लो। सेठ ने उसे एक एक करके 4-5 मटके दिए, मगर फिसलने का अभिनय करते हुए वह उन सभी को फोड़ता गया। ओह, यह भी फूट गया। जब तक इसे साबुत मटका नहीं दूंगा, यह ऐसे ही करेगा। अतः सेठ ने अंत में उसे एक साबुत मटका दे दिया। वह मटका लेकर महेश पानी भरने चला गया। हाँ, अब बात बनी। आखिर सेठ ने महेश से हार मान ली और उसे तंग करने वाले काम देने बंद कर दिए। मगर महेश तो निश्चित करके घर से चला था कि सेठ की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेगा। एक दिन सेठ ने उससे कहा, अरे भाया महेश, जा इन भेड़ों को नदी पर पानी पिला ला। जो हुक्म मालिक। आज दिखाऊंगा सेठ को अपनी बुद्धि का चमत्कार। नदी आ गई तो भेड़ें पानी पीने लगी। नदी में मेंढक टर्रा रहे थे। उन्हें देखकर महेश को एक उपाय सूझा। उसने तुरंत एक भेड़ को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर उसके चारों पांव बांधकर उसने उसे ऊपर उठाया और नदी में फेंक दिया। इसी तरह उसने सेठ की 3 भेड़ें नदी में फेंक दी। इसके बाद शेष भेड़ों को लेकर महेश घर पहुंचा। अरे, इसमें तो 3 भेड़ें कम है भाया। क्या बताऊं सेठ जी, मैंने सोचा टर टर करते हुए मेंढक शायद भूखे हैं, अतः 3 भेड़ें उन्हें खाने को दे दी। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, मगर वह सिर पीट कर रह गया। यदि इसे निकालूंगा तो मेरा बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद सेठ जी से दुकान पर जाकर कहो शाम को आते समय सब्जी लेकर आए। अभी गया मालकिन। सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर महेश ने जोर से चिल्लाकर कहा, सेठ जी, सेठानी जी ने कहा है शाम को सब्जी लेकर जरूर आना। सेठ जी अपने मुनीमों के साथ हिसाब मिलाने में व्यस्त थे, अतः वे झल्ला गए और बोले, सब्जी गई फाड़ में, जाकर कह दे सेठानी से मर गए सेठ जी। महेश घर पहुंचकर चिल्लाया, सब्जी गई फाड़ में, सेठ जी मर गए। यह सुनकर सेठानी रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ सेठानी जी? अब सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सेठ जी कल तक तो अच्छे भले थे। क्या कहूं भैया, सुबह जब दुकान गए थे तो भले चंगे थे, और अब। उसी समय सेठ जी दुकान से लौटे। उन्हें जिंदा देखकर मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए। सेठानी भी आश्चर्य में पड़ गई। उसने तुरंत सारी बात सेठ को बता दी। सारी बात सुनकर सेठ कूड़ामल सन रह गए और लोगों से माफी मांगने लगे। आप लोग घर जाइए। मेरे नौकर की गलती के कारण आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आश्चर्य है। लोगों के जाने के बाद सेठ जी ने माथा पीट लिया। इच्छा तो हो रही है महेश को जूते मारकर नौकरी से निकाल दूं, लेकिन फिर मुझे हर्जाना देने के साथ साथ अपने नाक कान भी देने पड़ेंगे। उधर महेश अपनी करतूत पर प्रसन्न हो रहा था। इस दुष्ट से मुझे अभी और बदला लेना है। एक दिन सेठ ने अपनी दुकान पर महेश को पैसे दिए और कहा, चूल्हा जलाने के लिए रास्ते में लकड़ी का गट्ठर खरीद लेना और घर पहुंचा देना। जो आज्ञा सेठ जी। सेठानी जी उस समय चूल्हा फूंक रही थी जब महेश लकड़ी का गट्ठर सिर पर लिए घर पहुंचा। सेठानी जी, लकड़ियां ले आया हूँ, कहाँ रखूं? चिल्ला क्यों रहा है? क्या इन्हें रखने के लिए तुझे कोई जगह नहीं दिखाई देती? रख दे मेरे सिर पर। महेश ने आओ देखा न ताओ
लकड़ियों का गट्ठर सेठानी के सिर पर पटक दिया। एक चीख मारकर सेठानी ढेर हो गई। सेठ जी घर आए तो उन्होंने मरी हुई सेठानी को देखा। अरे भाया, सेठानी जी कैसे मर गई? मैंने सेठानी जी की आज्ञा का पालन करते हुए गट्ठर इनके सिर पर पटक दिया। महेश की सारी बात सुनकर सेठ जी परेशान हो उठे। ओह, ये मूर्ख तो इस तरह किसी दिन मेरी जान भी ले लेगा। इससे छुटकारा पा लेना ही ठीक रहेगा। जान देने से तो अच्छा है नाक कान ही कटवा लूं। तू अभी काट ले मेरे नाक कान और छुट्टी कर, और 2 घड़े अशर्फिया भी। और सेठ जी ने अशर्फिया देते हुए निश्चय किया, अब भविष्य में किसी भी नौकर को तंग नहीं करूंगा। महेश खुशी खुशी अशर्फिया लेकर अपने घर लौट गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कहानी। ये है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, चालाक किसान मूर्ख शैतान। एक बार एक किसान की भेंट एक शैतान से हो गई। वे दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए। वह किसान भैया, खूब मिले हम दोनों, हमारी जोड़ी कोई लाभ का काम क्यों न करे। जरूर जरूर शैतान भाई, मैं सोचता हूँ क्यों ना हम खेती करें, किसी की गुलामी भी नहीं और लाभ का लाभ। तुम्हारा सुझाव मुझे एकदम पसंद आ गया। बताओ हमें क्या करना होगा? सो तो बता दूंगा, लेकिन मैं ठहरा गरीब किसान, दूसरों का खेत जोतते हुए जीवन काट दिया है। खेती की ठेके की जमीन का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अरे, हम हैं तो क्या गम है किसान भैया। किसी राह चलते की गिरी हुई पोटली कल ही सड़क पर मिली है, इसमें काफी रुपए हैं। यह तुम जानो, मैं तो खेती की जमीन ढूंढूंगा। कुछ दिन बाद किसान ने खेती के लायक उपजाऊ जमीन ढूंढ ली और शैतान को भी दिखा दी। यह जमीन अच्छी है। जमीन तो मिल गई शैतान भाई, साल भर का ठेके का पैसा भी दे दिया है। अब बताओ इसमें क्या उगाए? भाई तुम ठहरे किसान, तुम ही बताओ इस जमीन में क्या बोया जाए? मेरी सलाह मानो तो मक्का बो दे, ठीक ठीक लाभ हो जाएगा। एकदम सच्ची बात कही है तुमने किसान भैया, मान गए उस्ताद तुम्हारे दिमाग को भी। दोनों ने मिलकर खेत जोता और मक्का बोई। दिन सप्ताह और महीने गुजरते गए। मक्के की फसल धीरे धीरे बड़ी होकर लहराने लगी। किसान और शैतान फसल की चोरी रोकने के लिए बड़ी मेहनत से खेत में ही रखवाली करने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब मक्का पक गई। देखो मित्र, हमारी मेहनत सफल रही। पकी हुई फसल कटने को तैयार है, क्यों ना इसे बांट ले? क्यों नहीं बड़े भाई, इस मामले में प्रेरणा तुम्हारी थी, इसलिए तुम्हें छूट दे रहा हूँ। अपनी मर्जी से जो हिस्सा बढ़िया लगे ले लो। शैतान ने मक्के के खेत को अपनी भरपूर निगाहों से देखा। नीचे ढेर सारे डंठल और पत्तियां थी, ऊपर मक्का की बालें। वह अपने लाभ की बात सोचने लगा। यदि मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा तो बहुत कम होगा। लगता है शैतान लालच में पड़ गया। शैतान ने प्रकृति में बड़ी कोमलता दिखाई। मेरे प्यारे दोस्त, फसल के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। कोई भी हिस्सा ले लेने पर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। क्या तुम सचमुच खुश हो? तुम्हें कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, मैं ऊपर का हिस्सा ले लूंगा। किसान खेत में गया, सारे भुट्टे तोड़ लिए और डंठल शैतान के लिए रहने दिए। शैतान अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मक्का के डंठल काटने लगा। वह अपनी चतुराई पर प्रसन्न हो रहा था। वह मूर्ख था, सिर्फ 5-6 बोरी भुट्टों में संतुष्ट हो गया। अब तो सारी फसल मेरे कब्जे में है। उधर किसान ने भुट्टों में से दाने अलग किए तो सारी मक्का सिर्फ एक बोरे में समा गई। गधे पर मक्का की बोरी लाद कर किसान बाजार गया। एक ही बोरे के अच्छे पैसे उसे प्राप्त हो गए। यह लो भैया, पूरे रुपए गिन लो, 200 हैं। शैतान 5 कंधों पर डंठल और पत्तियां लाद कर ले गया, मगर बाजार में उसे कोई भी महंगा खरीदार नहीं मिला। अंत में उसे चंद सिक्कों में ही संतुष्ट होना पड़ा। 1-1 रुपए के 5 खनखनाते सिक्के दूंगा, यदि कहीं नहीं बिके तो यहाँ पटक जाना। घर पहुंचने पर शैतान ने किसान पर गुस्सा निकाला। मैं तुम्हें सीधा साधा समझता था, मगर तुम तो गुरु घंटाल निकले। खेती का सारा लाभ खुद हड़प लिया। बेकार में लाल पीले हो रहे हो शैतान भाई, खुद अपनी मर्जी से तो तुमने हिस्सा लिया था। तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत और कमाई डूब गई। दुखी मत हो शैतान भाई, हम एक बार फिर मिलकर खेती करेंगे। इस बार पुनः तुम अपनी मर्जी से हिस्सा लेना, मुझे घाटा होगा तो सहन कर लूंगा। शैतान राजी हो गया। अगली दफा सतर्क रहूंगा। यह किसान तो पूरा धूर्त मालूम होता है। मगर शैतान मूर्ख था। उसने फिर से अपने दिमाग को तकलीफ नहीं दी और किसान से ही सलाह ली।
बताओ अब क्या करें? मेरे ख्याल से इस बार गाजर बोनी चाहिए, फिर तुम जैसा ठीक समझो। ठीक है, गाजर उगाओ, मुझे क्या अंतर पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें चालाकी नहीं करने दूंगा। अरे शैतान भाई, क्यों नाराज होते हो? मेरी तो ईश्वर से दुआ है कि तुम बहुत चालाक बनो। अरे, कहाँ ईश्वर का नाम ले लिया, धत। समय बीतने पर गाजर की फसल भी तैयार हो गई। फसल देखकर शैतान के मन में विभिन्न तरह के विचार आने लगे। पिछले वर्ष मैंने फसल के नीचे का हिस्सा लेकर घाटा उठाया था, इस वर्ष मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा। क्या सोच रहे हो दोस्त? फसल तो तैयार हो गई। सोच रहा हूँ बंटवारे के बारे में। इस बार ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा। और अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया? तब ठीक है, जल्दी से हंसियां लेकर आओ और अपना हिस्सा काट लो। शैतान ने गाजर के ऊपर लगी सारी पत्तियां काट ली। बाद में किसान ने जमीन खोदकर सारी गाजरें निकाल ली। उसने गाजरें धोई और उन्हें बोरी में भरकर गधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। शैतान ने भी पत्तियों के गट्ठर बांधे और गधों पर लाद कर बाजार की ओर चल दिया। इस बार मुझे काफी मुनाफा होगा। बड़ा चालाक समझता था किसान अपने आप को। अब देखता हूँ कैसे मुझसे अधिक मुनाफा कमाता है। किसान की गाजरें अच्छे दामों में बिक गई। वह रुपया अंटी में बांधकर घर वापस आ गया। शैतान अपने गधों को शाम तक बाजार में घुमाता रहा। तब कहीं जाकर उसे एक ग्राहक मिला। इससे अधिक पैसे नहीं दे सकता भाई। ठीक है। शैतान थका हुआ था, अतः उसने कम दाम पर ही पत्तियां बेच दी। शैतान पत्तियां बेचकर थका हारा झुंझलाता हुआ शाम को घर लौट पड़ा। उसे रास्ते में किसान दिख गया। शैतान ने उसे आवाज दी, अरे सुनो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज और ठग निकले। तुम्हारे कारण मुझे फिर चंद सिक्के ही मिले। शैतान की मूर्खतापूर्ण बातों का किसान के पास कोई जवाब नहीं था। लौटते हुए किसान को अचानक ही एक पेड़ के नीचे दो चमकते हुए घड़े दिखाई दिए। पास जाकर उसने देखा कि दोनों घड़ों में सोने की मोहरें भरी थी। शैतान भी पास आ गया था और आश्चर्य से उन मोहरों को देख रहा था। अब झगड़ा खत्म कर देते हैं शैतान भाई। देखो, एक घड़ा तुम ले लो और एक मैं। नहीं नहीं, 2 बार तुम मुझे बेवकूफ बना चुके हो। अब सोने के घड़ों पर भी हाथ साफ करना चाहते हो? पता नहीं क्यों तुम्हें गलतफहमी हो जाती है दोस्त। चलो तुम ही समझाओ, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। हम एक दूसरे की सवारी करते हुए गाना गाएंगे। जो अधिक गीत सुनाएगा वही सोने के दोनों घड़े ले लेगा। और किसान के मंजूर है कहते ही शैतान उसके कंधों पर चढ़ बैठा। किसान भी शर्त के मुताबिक दौड़ने लगा। शैतान गीत गाने लगा, इस बार मैं जीतूंगा और घड़े मेरे होंगे। खूब ठहाके लगाऊंगा जब तुम हारे होंगे। 3 दिन और 3 रात शैतान ने गाने गाए। चौथे दिन, मैं जितना गा चुका हूँ इससे ज्यादा किसान क्या गाएगा? मैं इससे अधिक गाने नहीं जानता दोस्त। अब सवारी करने की तुम्हारी बारी है। अच्छा। अब किसान शैतान के कंधों पर चढ़ गया और गाने लगा, आहा ओहो, आहा ओहो, हे आ मेरे प्यार तू आजा। किसान 7 दिनों तक शैतान के कंधों पर चढ़ा रहा। 8वें दिन, प्यारे शैतान, क्या तुम थके नहीं? अभी मेरे पास महीने भर के लायक गीत और है। क्या? शैतान को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे किसान से डर भी महसूस हुआ। उसने झट किसान को अपने कंधों से उतारा और भाग खड़ा हुआ। अरे भाई सुनो तो, सोने के दोनों घड़े तुम ले लो, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कहानी। यह है इस कॉमिक्स की तीसरी कहानी, लंबू तिकड़मपाच। किसी गांव में एक दुबला पतला और लंबा सा लड़का रहता था, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम लंबू रख दिया था। वह कोई काम काज नहीं करता था और सारे दिन खटिया पर पड़े पड़े खर्राटे भरता रहता था। अरे अब उठ भी जा आलसी राम, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्या करूं माँ, मुझे कोई नौकरी नहीं देता, वरना यदि कोई मुझे 5 रुपए महीने पर भी रख ले तो हजारों रुपए बना लूं। लंबू जब अपनी माँ से यह बात कह रहा था, उस समय उस क्षेत्र का राजा वेश बदले झोपड़ी के बाहर लंबू की बात सुन रहा था। लंबू को इसका पता नहीं था। दूसरे दिन राजा ने उसे पकड़ मंगवाया। क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम लंबू है। कल तुम अपनी माँ से कह रहे थे कि कोई तुम्हें 5 रुपए महीने पर भी रख ले तो तुम हजारों के वारे न्यारे कर सकते हो। हाँ महाराज। यदि तुमने ऐसा करके नहीं दिखाया तो तुम्हारे गले में घंटा बांध पिंजरे में बंद कर
तुम्हें चौराहे पर रख दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने लंबू को अपने अस्तबल में भेज दिया। उसका काम था घोड़ों को दिए जाने वाले दाने पानी की देखभाल करना। उस अस्तबल में 2000 घोड़े थे। हर घोड़े की देखभाल एक सईस करता था, लेकिन लंबू तिकड़मबाज काम करने के बजाय अस्तबल में चारपाई डालकर सो गया। 29 दिन तक लंबू आराम करता रहा। 30वें दिन वह उठा और कॉपी पेंसिल लेकर हर घोड़े के पास जाकर उसकी लीद सूंघता और अपनी कॉपी में कुछ लिखता जाता। यह देख सभी सईस उसके पास जा पहुंचे। यह आप क्या कर रहे हैं हुजूर? तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे, घोड़ों को सूखी घास खिलाते हो और चने बाजार में बेच आते हो। लंबू की बात सुनकर सभी घबरा उठे। हाय, अब क्या होगा? अरे बाप रे! आए, लेकिन घबराओ नहीं, तुम लोगों की नौकरियां बच सकती हैं यदि कुछ हिस्सा मुझे भी मिले तो। अपनी नौकरी बचाने के लिए सबने 1-1 रुपया रिश्वत के रूप में लंबू को दिया। पहली तारीख को लंबू अपना वेतन लेने दरबार में गया। क्या तुमने हजारों के वारे न्यारे किए? हाँ महाराज, यह लीजिए 2000 रुपए की थैली, केवल एक माह की कमाई। साथ ही लंबू ने 2000 रुपयों की कहानी सुना दी। राजा सारा किस्सा सुनकर हैरान रह गया। फिर सोचते हुए बोला, ठीक है, यह रुपया तुम खजाने में जमा करा दो और अपना वेतन 5 रुपए खजांची से ले लो। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, इस बार तुम हमारे महल की छत पर बैठकर तारे गिनोगे। वाह हुजूर, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। यह कार्य तो केवल मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, जाओ। लंबू लौट गया। अब देखूंगा कैसे हजारों के वारे न्यारे करता है। लंबू ने एक रजिस्टर ले लिया और अपनी चारपाई महल की छत पर डलवा ली। वहां भी वह दिन भर खर्राटे भरता और रात में तारों की ओर देखकर खुश होता रहता। काम धंधा क्या करना, अपने तो मजे ही मजे हैं। जब 28 दिन मौज मस्ती में बीत गए तो लंबू को चिंता हुई। तभी उसकी दृष्टि ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ी। यह ऊंची ऊंची इमारतें, वाह लंबू, बन गया तेरा काम। इस माह की कमाई इन्हीं इमारतों से होगी। और अगले दिन लंबू शहर में ऊंची ऊंची इमारतों के मालिकों के पास पहुंचा। किसके हुक्म से 5-5 मंजिल के भवन बनाए हैं तुम लोगों ने? हमसे क्या भूल हुई हजूर? राजा के हुक्म से हम तारों का हिसाब रखते हैं। तुम्हारी इमारतों के कारण हमें पीछे के तारे दिखाई नहीं देते। क्या? हम आपका मतलब नहीं समझे हुजूर। हमारे हुक्म से तुम्हारी इमारतें गिरा दी जाएंगी। हुजूर, हमारी इमारतें गिर गई तो हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। हम बेघर हो जाएंगे। तारे गिनना जरूरी है। यदि तुम्हारी इमारतें बच भी गई तो इसमें हमारा क्या फायदा है? आपका फायदा भी हो जाएगा हुजूर। यह लीजिए 5000 रुपए, हम सब की तरफ से 10-10 रुपए का नजराना। तुम लोगों ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। खैर, समझाऊंगा किसी तरह महाराज को। पहली तारीख को लंबू तिकड़मबाज अपना वेतन लेने के लिए दरबार में गया और महाराज को 5000 की थैली सौंपते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। यह लीजिए महाराज, 5000 की थैली। आश्चर्य है, यह लड़का तो बड़ा चालाक निकला। इस बार इसे ऐसा काम सौंपना चाहिए जिसमें यह कोई रुपया न बना सके। थोड़ी सोच विचार के बाद राजा बोला, ठीक है, अब तुम समुद्र के किनारे चले जाओ। वहां जाकर लहरों की गिनती करो, फिर देखूं मैं तुम्हारी चतुराई। जो आज्ञा महाराज। लंबू ने अपना रजिस्टर संभाला और चारपाई लेकर समुद्र के किनारे डट गया। 20 दिन बीत गए, लेकिन लंबू को वहां पर कुछ परिंदों और जानवरों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। लंबू चिंतित रहने लगा। इस बार मारे जाओगे बेटा लंबू। लेकिन ठीक महीने के आखिरी दिनों में लंबू को कुछ जहाज आते हुए दिखाई दिए। वे जहाज कुछ सौदागरों के थे। अरे जहाज, वाह लंबू, बन गया काम इस माह की कमाई के लिए। जब जहाज निकट पहुंचे, ठहरो ठहरो, अपने जहाज किनारे पर नहीं लाना। अगर लहरें गिनने में जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारे जहाज जब्त कर लिए जाएंगे। अपने जहाज किनारे से दूर ही खड़े कर जहाजों के मालिक घबराए हुए लंबू के पास आए। अगर रात को हमारे जहाज समुद्र के बीच ही में रहे तो लुट जाएंगे। सुना है यहाँ समुद्री डाकुओं का बहुत आतंक फैला हुआ है। कृपया हमें अपने जहाज किनारे पर लाने दो। लेकिन हमारी भी मजबूरी है। महाराज के हुक्म से हमें पूरे मास की लहरों का लेखा जोखा उन्हें देना है। यदि कुछ लहरें गिनने में कम ज्यादा भी हो गई तो महाराज को क्या फर्क पड़ेगा। और आप जितनी लहरें कम गिने उतने ही रुपए ले लें। लीजिए पूरे 10,000 रुपए हम लोगों की तरफ से। लाओ भाई,
मुझे भी आप लोगों से हमदर्दी थी, लेकिन महाराज का आदेश मानना भी तो जरूरी है ना। और पहली तारीख को जब दरबार लगा तो लंबू ने राजा की ओर 10,000 की थैली बढ़ाते हुए सारी कहानी गर्व से सुनाते हुए कहा, ये रुपया मैंने चतुराई से बनाया है महाराज। चतुराई से नहीं, बेईमानी से। लंबू, तुम बेईमान हो। तुमने घूसखोरी और भ्रष्टाचारी की है। तुम्हें न कानून माफ कर सकता है और न हम। महाराज, यह कैसा इनाम है? हजारों के वारे न्यारे करके मैं तो समझता था कि मुझे कोई ऊंचा पद मिलेगा। किसी भी भ्रष्टाचारी और घूसखोर को बड़ा ओहदा नहीं, केवल सजा मिलती है। तुम भी सजा के लिए तैयार हो जाओ। सजा? मारे गए बेटा लंबू। लेकिन तुमने हमसे कुछ भी छिपाया नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बहुत छोटी सजा देते हैं। सैनिकों, इसके 20 कोड़े लगाओ। 20 कोड़े? क्षमा महाराज, क्षमा। कसम खाओ कि आज के बाद बेईमानी व घूसखोरी से रुपया नहीं कमाओगे, बल्कि मेहनत व ईमानदारी से पैसा कमाओगे। महाराज, मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। लंबू की कसम खाने पर राजा ने उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया और लंबू ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए मौज करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।